इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आपका अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC 8 से, जिसमें हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया 1947 टू 2000 पढ़ना है, इसके यूनिट 1 के अंतर्गत हमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो भारतीय संविधान का निर्माण, इस विषय को हम प्रारंभ करेंगे। इसे प्रारंभ करने से पूर्व हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ, वहां से भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया और इस संविधान के लागू होते ही भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र राज्य की श्रेणी में आ गया। लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया कहां से और कैसे शुरू हुई और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें इसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुई। दरअसल अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पूर्व मुगलों व उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय शासकों का शासन था और ये जो शासक होते थे ये पूर्णतः निरंकुश राजतंत्र की श्रेणी में आते थे। इन्होंने अपने शासन का स्वरूप और अपने न्याय का जो उनका रूप था वह सामान्यतः उनकी इच्छाओं पर निर्भर करता था। इनका कोई ना तो लिखित संविधान था और ना ही इनकी कोई संवैधानिक या कानून की किताब हुआ करती थी। ये न्याय और प्रशासन का जो संचालन होता था ये शासक और मंत्रियों की परिषद, सलाहकार परिषदों की सलाहों और कुरान और हदीस की शिक्षाओं के आधार पर किया करते थे। लेकिन अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ प्रशासन व न्याय में लिखित कानूनों की शुरुआत हो गई। भारत में कंपनी शासन, ब्रिटिश ताज के शासक व कंपनी के स्वयं के प्रशासन के संचालन हेतु अनेक अधिनियम बने, जिनमें चार्टर एक्ट इत्यादि भी सम्मिलित थे। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के बाद भारत में संवैधानिक इतिहास का एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो वह प्रारंभ में एक उदारवादी दल के नाम से जाना जाता था, जो 1885 से लेकर 1905 तक देखा जाता है। इसे यदि संवैधानिक युग भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति हम नहीं मान सकते। इस काल में कांग्रेस ने भारतीयों के अधिकारों की मांग हेतु संवैधानिक तरीकों का उपयोग किया। नागरिक अधिकारों व विधि के सम्मुख समानता हेतु कांग्रेस ने निरंतर संवैधानिक सुधारों की मांग की। कांग्रेस का संगठन प्रारंभ से ही प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित था। कांग्रेस शब्द ही अपने आप में प्रजातांत्रिक होता है, जो एक प्रजातांत्रिक समूह का रूप कहा जा सकता है। कांग्रेस की कार्यपद्धति प्रजातांत्रिक थी। इसके चुनाव, निर्णय एवं जो प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता था वह बहुमत के आधार पर स्वीकार होता था। इस प्रक्रिया में संसदीय लोकतंत्र की भारतीय विचारधारा का जन्म हुआ। कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन अथवा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का 1909 में भारत सरकार अधिनियम में प्रभाव दिखाई देता है, किंतु इसके प्रावधान कांग्रेस की दृष्टि में अपर्याप्त थे। पुनः 1919 ईस्वी में अधिनियम में भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देने का ढकोसला किया गया। इसके वास्तविक उद्देश्य उभरते हुए जनाक्रोश को अप्रभावी कर भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ता प्रदान कर रहे थे, किंतु भारत में प्रजातांत्रिक पद्धति का विकास हो रहा था। इसके पश्चात 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को व्यापकता प्रदान की गई। यह पिछले संविधान की तुलना में अधिक प्रजातांत्रिक था, किंतु कांग्रेस 1935 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे और वे इसके विरुद्ध लगातार संघर्ष कर रहे थे। इस दौर में भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले और कई आंदोलनों भी संचालन किए गए। इसी कड़ी में ब्रिटिश सरकार ने
1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की नियुक्ति के साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन की सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। जब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की मांगों की उपेक्षा करना अधिक समय तक संभव नहीं है, तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों की राय के भारत को सम्मिलित करने का मुखर विरोध किया था। इस विरोध में युद्ध की घोषणा के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस एक लोकप्रिय जनसंगठन था जो भारतीयों के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था। रंगून के पतन के बाद भारत पर जापानी आक्रमणों की संभावना उत्पन्न हो गई थी। इस खतरे से उबरने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल कांग्रेस का युद्ध में समर्थन व सहयोग चाहते थे। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके भारत की भावी राजनीति को निर्धारित करने व युद्ध में भारतीयों के सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे या उसके प्रस्ताव थे। उसके 4 प्रस्ताव क्या थे कि पहला जो उनका प्रस्ताव था कि युद्ध समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी। ये क्रिप्स मिशन का पहला प्रस्ताव था। इसका दूसरा प्रस्ताव था कि संविधान सभा में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएंगे। इसकी तीसरी जो सुझाव या प्रस्ताव थे वह थे कि संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें ब्रिटेन के हाथों से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण से उत्पन्न समस्याओं के हल की व्यवस्था की जाएगी। और इनके प्रस्तावों का जो चौथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वह यह था कि संविधान सभा के आकार को निर्धारित करते हुए यह प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक प्रांतीय विधानसभा को अपने सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्य भेजने का अधिकार होगा। भारतीय रियासतों को भी इसी अनुपात में प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान रखा गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, अतः यह मिशन असफल रहा। किंतु इसके प्रस्तावों ने भारत के संविधान निर्माण को दिशा दी। इनमें व्याप्त कमियों पर विचार कर भारतीय नेतृत्व व्यापक संविधान के निर्माण की ओर अग्रसर होने लगा। इसका महत्व इस बात में भी निहित है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि संविधान निर्माण न केवल भारतीयों की जिम्मेदारी है बल्कि उनका अधिकार भी है। तो क्रिप्स मिशन के पश्चात भारतीय राजनीति में हम फिर देखते हैं कि इसकी विफलता के बाद गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा बुलंद किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिससे भारत में यह आंदोलन काफी उग्र हो गया। लेकिन इस आंदोलन को कठोरता पूर्वक दमन कर दिया गया। लेकिन अब ब्रिटिशों को यह लगने लगा कि अब ज्यादा दिनों तक भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखना काफी कठिन है। इसी विचार से उन्होंने आगे चलकर कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भारत में भेजा। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मई 1945 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी किया। इस पर आधारित जून-जुलाई 1945 में शिमला समझौता हुआ जो असफल हुआ। पुनः 19 सितंबर 1945 को भारत संबंधी नई नीति की घोषणा की गई, जिसमें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रस्ताव सम्मिलित था। स्वतंत्र भारत के संविधान का स्वरूप निर्धारित करने के ध्येय से
19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता तथा संविधान निर्माण के प्रश्नों को हल करना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और उसने भारतीय नेताओं के साथ विस्तार से बातचीत की। इसके योजना के जो मुख्य उसके अनुमोदन थे वह मुख्यतः ये थे। उनकी पहला जो उस मिशन का जो पहला प्रावधान था वह यह था कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को मिलाकर एक ऐसा संघ होना चाहिए और कुछ राष्ट्रीय हित के विषयों को संघीय सरकार या केंद्र सरकार के हाथों में छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतीय सरकार के अधीन क्षेत्र में रहेंगे। यह पहला प्रावधान उन्होंने कैबिनेट मिशन में रखा था। इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वह था भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा जो उनका प्रस्ताव था कि देशी रियासतों को यह छूट देने की योजना रखी गई कि वे संघ में सम्मिलित हों अथवा स्वतंत्र रहें। और चौथा जो इनका महत्वपूर्ण सुझाव था वह यह था कि केंद्रीय स्तर पर एक अंतरिम सरकार की तुरंत स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। और इनके प्रस्ताव का जो पांचवा महत्वपूर्ण उनका जो प्रस्ताव था वह यह था कि संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा जो संविधान बनाने का कार्य करेगी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इस योजना में पृथक राष्ट्र की मांग नहीं मानी गई थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया। इसके बाद संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य प्रस्तावित थे, जिनमें 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य रियासतों से रखना तय हुआ था। किंतु आरंभ में सिर्फ ब्रिटिश भारत के सदस्य ही संविधान सभा में सम्मिलित हुए। जब जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग ने भी चुनाव में हिस्सा लिया। इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। संविधान सभा का विधिवत गठन नवंबर 1946 को पूर्ण हो गया। इसमें 30 विशेष आमंत्रित व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जो चुनकर नहीं आए थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि इनके चुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद के संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लेने के बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किए और इस पर 19 दिसंबर तक बहस होती रही, किंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रथम अधिवेशन को इस आधार पर स्थगित कर दिया गया कि जब तक मुस्लिम लीग एवं रियासतों के प्रतिनिधि शामिल ना हो तब तक इसे स्थगित रखा जाए। दूसरा अधिवेशन 20 से 22 जनवरी 1947 को संपन्न हुआ। इसमें यह निर्णय हुआ कि अब मुस्लिम लीग के सदस्यों का इंतजार ना किया जाए। इसके साथ ही नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत संविधान के उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को संपन्न हुआ। इसमें भी मुस्लिम लीग के सदस्य सम्मिलित नहीं हुए। इसी बीच 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई। इस योजना ने यह स्पष्ट कर दिया था
कि भारत का विभाजन भारत व पाकिस्तान दो पृथक राज्यों में किया जाएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। इसके अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ संविधान सभा एक सर्वशक्तिमान संस्था बन गई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक संविधान प्रारूप निर्मात्री समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त सदस्य कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल, कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर और TP खेतान थे। बाद में मित्तल और खेतान के स्थान पर N माधवराव तथा TT कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। इस समिति को 30 अगस्त 1947 को इस समिति की 30 अगस्त 1947 को आरंभ हुई प्रथम बैठक के बाद 141 दिनों तक बैठकें चलती रही, जिसमें संविधान की रचना की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान प्रारूप समिति ने 315 धाराओं तथा 8 परिशिष्टों का संविधान प्रारूप तैयार करके 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। इस प्रारूप का 3 बार संविधान सभा में वाचन के उपरांत अंततः 395 धाराओं तथा 9 परिशिष्ट का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा की बैठक में संविधान के प्रारूप पर 8 महीने तक बहस चली और अंतिम रूप प्रदान करने के लिए समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संशोधन भी किए गए। इस प्रकार से संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन संपन्न हुए और संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह और 19 दिन के अथक परिश्रम के बाद अंतिम रूप से संविधान सभा की निर्माण कर दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक विधिवत प्रक्रिया के तहत 1773 से प्रारंभ हुई, जो धीरे धीरे विभिन्न चार्टर एक्टों और रेगुलेटिंग एक्टों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। दरअसल इसकी स्थापना के पीछे मूल रूप से हम देखते हैं कि जब तक भारत पर मुगलों का शासन था, तो मुगलों के शासन के अंतर्गत भारतीयों का कोई लिखित संविधान नहीं था। लेकिन ब्रिटिशों के आगमन के पश्चात उन्होंने शासन व्यवस्था और उसके सुचारू संचालन हेतु कुछ नियम और संवैधानिक कार्यक्रम निर्धारित किए, जिसके तहत उन्होंने लिखित संविधानों की एक श्रृंखला प्रारंभ की, जिसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया गया। उसके बाद विभिन्न चार्टर एक्ट 1813, 1833 के चार्टर पास किए गए और इसी कड़ी में 1909 का मिडलो मॉन्टे एक्ट, 1919 का अधिनियम, उसके पश्चात 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसमें संघ और प्रांतों को स्वायत्तता देने की बात कही गई। तत्पश्चात 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था, तो कांग्रेस के समर्थन को हासिल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा भारत में सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमेटी भेजी गई, जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। उसने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए, लेकिन उस प्रस्ताव को पूरी तरह से माना नहीं जा सका और तत्पश्चात 1946 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने भारत को स्वतंत्र और लिखित संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में 3 जून 1947 ईस्वी को हम देखते हैं कि
भारत विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्ताव पारित किया गया और भारत और पाकिस्तान पृथक राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आए। इसके बाद संविधान सभा के गठन के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण के काम को प्रारंभ किया और उनके अथक परिश्रम और प्रयासों के बाद लगभग 2 वर्ष 11 माह और 19 दिनों के कठोर मेहनत के बाद लिखित संविधान को पूरी तरह से स्वीकृत कर दिया गया और इसे 26 जनवरी 1950 से भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया के अधीन प्रारंभ हुई और अंततः जाकर इसने अपने कार्यों को पूर्ण किया। तो यह काफ़ी रोचक विषय है और इसमें काफ़ी आपको आनंद आएगा इसको समझकर लिखने में। तो मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपको यह विषय काफ़ी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं, मैं उनका जवाब यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।